इस समय आप जहां भी देखें बस एक ही शब्द सुनाई देता है, एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर जगह दिखाई देती है। चैट जीपीटी हमारे लिए लिखता है, गाड़ियां खुद चलती हैं, क्लाउड सर्वर इंसानों से भी तेज सोचते हैं, गेम्स लगभग असली लगते हैं और मशीनें खुद से सीख रही हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह एआई क्रांति गूगल, एप्पल, मेटा या टेस्ला जैसी कंपनियों ने बनाई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। लगभग पूरा आधुनिक एआई जगत एक कंपनी पर निर्भर है, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते। वह कंपनी है एनवीडिया। एक समय था जब एनवीडिया के पास मुश्किल से 1 महीने तक चलने के लिए पैसे थे, तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थीं, कर्मचारियों को निकालना पड़ा। उनका सबसे पहला उत्पाद बुरी तरह असफल हो गया था। कंपनी हमेशा के लिए बंद होने के बेहद करीब पहुंच गई थी, और फिर भी आज एनवीडिया ने बाजार मूल्य में वह मुकाम हासिल कर लिया है जो इसे पृथ्वी के लगभग हर देश की जीडीपी से ऊपर रखता है। करीब 1995 देशों में से एनवीडिया अब 190 से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा मूल्यवान है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक अकेली कंपनी पूरे देशों से भी अधिक मूल्यवान है। तो ये कैसे हुआ? एनवीडिया असल में करती क्या है और ये चुपचाप एआई क्रांति की रीढ़ कैसे बन गई? ये कहानी शुरू होती है जेनसन हुआंग से, जो एनवीडिया के पीछे हैं। ताइवान में जन्मे, उनका परिवार बाद में थाईलैंड चला गया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनके माता पिता ने उन्हें सिर्फ 9 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया। एक नए देश में अकेले जेनसन ने अनुशासन और दृढ़ता के साथ अपनी राह बनाई। किशोरावस्था में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए डिशवॉशर और वेटर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की और AMD तथा LSI लॉजिक जैसी कंपनियों में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात 2 अन्य इंजीनियरों क्रिस मलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम से हुई। तीनों के पास एक ही विचार था, कंपनियों के लिए हमेशा काम करने के बजाय वे कुछ नया बनाना चाहते थे। 1990 के शुरुआती दौर में पर्सनल कंप्यूटर बस बढ़ना शुरू ही कर रहे थे। CPU मुख्य रूप से ऑफिस के काम, दस्तावेज, स्प्रेडशीट और बुनियादी कार्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन कुछ नया उभर रहा था, 3D ग्राफिक्स और वीडियो गेम्स। CPU जटिल विजुअल्स को संभालने में बहुत खराब थे। जेनसन और उनके दोस्तों का मानना था कि भविष्य के लिए एक अलग चिप की जरूरत है जो केवल ग्राफिक्स के लिए समर्पित हो। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। गेमिंग तब भी बहुत छोटा था। अधिकांश कंपनियां बिजनेस सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, लेकिन एनवीडिया ने एक अलग रास्ता चुना। 1993 में उन्होंने एनवीडिया की स्थापना की। इस नाम की उत्पत्ति NV से हुई, जो नेक्स्ट वर्जन का संक्षिप्त रूप है जिसे वे फाइल सेव करते समय इस्तेमाल करते थे। बाद में उन्हें लैटिन शब्द इनविडिया मिला, जिसका अर्थ है ईर्ष्या। विचार सरल लेकिन साहसी था, ऐसी तकनीक बनाना जो इतनी शक्तिशाली हो कि पूरी टेक इंडस्ट्री उससे ईर्ष्या करे। यह दृष्टिकोण उनके लोगों में भी झलकता है, एक हरी आंख जो दृष्टि और दूरदर्शिता का प्रतीक है। फंडिंग सिकोया कैपिटल से आई, जिसने $20 मिलियन का निवेश किया। 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला चिप NV1 लॉन्च किया। कागज पर यह क्रांतिकारी लग रहा था। ये एक ही चिप में 2D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो को संभाल सकता था, लेकिन असलियत में यह पूरी तरह से असफल रहा। कारण सीधा लेकिन कठोर था। पूरी PC इंडस्ट्री त्रिकोण आधारित ग्राफिक्स पर बनी थी, जबकि एनवीडिया ने NV1 को घुमावदार गणितीय आकृतियों के लिए अनुकूलित किया था। सॉफ्टवेयर की अनुकूलता टूट गई थी। लगभग 2.5 लाख चिप्स वितरकों को भेजी गईं, जिनमें से लगभग सभी वापस लौटा दी गईं। ठेके रद्द कर दिए गए, पैसा गायब हो गया। एनवीडिया के पास केवल 1 और महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त नकदी बची थी। उस समय आधे कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। कंपनी मौत से बस एक असफलता दूर थी, लेकिन हार मानने के बजाय जेनसन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अहंकार नहीं, बाजार की सुनो। एनवीडिया फिर से शुरुआत पर लौटी और उद्योग मानकों के अनुसार बिल्कुल नया चिप बनाया। 1997 में उन्होंने रेवो 128 लॉन्च किया। इस बार यह जबरदस्त सफलता थी। सिर्फ 4 महीनों में 10 लाख से अधिक यूनिट्स बिक गईं। एनवीडिया आखिरकार मुनाफे में आ गई थी, लेकिन असली बदलाव 1999 में आया, जब GeForce 256 लॉन्च हुआ, जो दुनिया का पहला GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट था। उससे पहले CPU ही सब कुछ संभालते थे। एनवीडिया ने साबित कर दिया कि ग्राफिक्स के लिए समानांतर प्रोसेसिंग जरूरी है, यानी हजारों छोटे छोटे काम एक साथ किए जाएं। जीपीयू यह काम स्वाभाविक रूप से कर सकते थे। इस एक आविष्कार ने कंप्यूटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox के लिए एनवीडिया जीपीयू चुने, सोनी ने भी यही किया। एप्पल, HP और अन्य कंपनियों ने भी एनवीडिया हार्डवेयर अपनाया। गेमिंग ग्राफिक्स अब यथार्थवादी हो गए थे। एनवीडिया ने जीपीयू बाजार में दबदबा बना लिया।
अधिकांश कंपनियां यहीं रुक जाती, लेकिन जेनसन ने ऐसा नहीं किया। 2006 में जब AI लोकप्रिय भी नहीं हुआ था, एनवीडिया ने CUDA लॉन्च किया, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिससे डेवलपर्स GPU का इस्तेमाल सिर्फ ग्राफिक्स ही नहीं बल्कि सामान्य कंप्यूटिंग के लिए भी कर सकते थे। यह एक जोखिम भरा निवेश था। उस समय लगभग कोई भी यह नहीं समझता था कि GPU का इस्तेमाल विज्ञान, डेटा या AI के लिए क्यों किया जाना चाहिए। लेकिन जेनसन वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए निर्माण कर रहे थे। CUDA ने शोधकर्ताओं के लिए समानांतर कंप्यूटिंग के द्वार खोल दिए। इसने चुपचाप डीप लर्निंग को संभव बनाया, जिसमें मशीनें विशाल डेटा सेट से बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के सीखती हैं। कई वर्षों तक CUDA पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आया 2012 में एलेक्सनेट नामक एक न्यूरल नेटवर्क ने इमेजनेट प्रतियोगिता जीती और इमेज रिकॉग्निशन में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एनवीडिया GPU का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था। इस क्षण को अब आधुनिक AI का बिग बैंग माना जाता है। उस बिंदु के बाद से AI अनुसंधान में जबरदस्त उछाल आया। हर गंभीर AI मॉडल ने एनवीडिया GPU का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर आया क्रिप्टो माइनिंग। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को विशाल समानांतर गणना की आवश्यकता थी। एक बार फिर एनवीडिया GPU सबसे पसंदीदा उपकरण बन गए। मांग में जबरदस्त उछाल आया। GPU पूरी दुनिया में बिक गए। 2022 में ChatGPT आया और सब कुछ बदल गया। बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अकल्पनीय कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। एनवीडिया के A100 और बाद में H100 GPU स्वर्ण मानक बन गए। एक सामान्य CPU को GPT जैसे मॉडल को प्रशिक्षित करने में एक सदी से भी अधिक समय लग जाएगा। एनवीडिया GPU यह काम कुछ ही हफ्तों में कर देते हैं। प्रत्येक हाई एंड AI GPU की कीमत कई हजारों डॉलर होती है। एक पूरा AI डेटा सेंटर क्लस्टर की लागत सैकड़ों करोड़ होती है और कंपनियां इन्हें खरीदने की होड़ में लगी हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मेटा, टेस्ला, OpenAI और लगभग हर बड़ी AI कंपनी एनवीडिया पर निर्भर है। दुनिया भर में 90% से अधिक AI एक्सेलरेटर हार्डवेयर एनवीडिया से आता है। डेटा सेंटर्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर इमेजिंग, दवा की खोज, जलवायु सिमुलेशन और यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च भी एनवीडिया की तकनीक पर निर्भर हैं। एनवीडिया की रणनीति सरल है लेकिन शक्तिशाली है। वे चिप्स डिजाइन करते हैं लेकिन उनका निर्माण नहीं करते। निर्माण का काम TSMC संभालता है। इससे लागत कम रहती है और एनवीडिया पूरी तरह से नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनवीडिया केवल हार्डवेयर नहीं बेचता, यह एक पूरा इकोसिस्टम बेचता है। चिप्स, सॉफ्टवेयर, AI फ्रेमवर्क्स, डेवलपर टूल्स और क्लाउड इंटीग्रेशन। एक बार कंपनियां एनवीडिया पर आधारित हो जाती हैं तो बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जेनसन हुआंग ने 30 से अधिक वर्षों तक एनवीडिया के CEO के रूप में नेतृत्व किया है, जो लगभग अभूतपूर्व है। जहां अन्य लोग तिमाही मुनाफे के लिए निर्माण करते हैं, वहीं वे दशकों के लिए निर्माण करते हैं। जब गेमिंग छोटा था तब उन्होंने ग्राफिक्स में निवेश किया। जब AI को नजरअंदाज किया गया तब उन्होंने CUDA में निवेश किया। जब दुनिया को आखिरकार बड़े पैमाने पर AI की जरूरत पड़ी, एनवीडिया पहले से ही तैयार था। एक ऐसी कंपनी से जो वेतन भी नहीं दे सकती थी, पृथ्वी की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने तक एनवीडिया की कहानी किस्मत नहीं है। यह दूरदर्शिता, धैर्य और लगातार दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। आज की AI क्रांति किसी जादू से नहीं चल रही है, ये सिलिकॉन से चल रही है और उस सिलिकॉन का एक ही नाम है। एनवीडिया की दबदबा सिर्फ GPU और AI ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने चुपचाप उन क्षेत्रों में विस्तार किया है जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि वे AI से जुड़े हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है AI इंफ्रास्ट्रक्चर। एनवीडिया अब सिर्फ चिप्स ही नहीं बेचता, ये पूरी AI फैक्ट्रियां बेचता है। इनमें GPU, हाई स्पीड नेटवर्किंग, AI सॉफ्टवेयर स्टैक्स, डेटा सेंटर आर्किटेक्चर और ऑप्टिमाइजेशन टूल्स शामिल हैं, जो एक सिस्टम की तरह मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से कंपनियां सिर्फ एक एनवीडिया चिप नहीं खरीदती, वे पूरी एनवीडिया प्लेटफॉर्म्स खरीदते हैं। एनवीडिया की डेटा सेंटर नेटवर्किंग तकनीक के साथ एक बड़ा बदलाव आया। AI सिस्टम एक अकेले GPU से नहीं चलते, बल्कि हजारों GPU मिलकर काम करते हैं। मेलानॉक्स के अधिग्रहण से एनवीडिया को अल्ट्रा फास्ट नेटवर्किंग पर नियंत्रण मिल गया, जिससे GPU बेहद तेजी और बहुत कम लेटेंसी के साथ आपस में संवाद कर सकते हैं। यह बड़ी AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बेहद जरूरी है। इस नेटवर्किंग लेयर के बिना सबसे ताकतवर GPU भी बेकार बैठे रहेंगे। एनवीडिया ने शुरू से ही समझ लिया था कि AI सिर्फ कंप्यूट पावर की बात नहीं है, बल्कि कंप्यूट कोऑर्डिनेशन की भी बात है। AI सॉफ्टवेयर में एक और शांत क्रांति हो रही है।
एनवीडिया एआई लाइब्रेरीज जैसे CUDNN, TensorRT और अपने हार्डवेयर के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किए गए फ्रेमवर्क्स में भारी निवेश करता है। इसका मतलब है कि एआई मॉडल्स एनवीडिया सिस्टम्स पर प्रतियोगियों के हार्डवेयर की तुलना में तेज, सस्ते और अधिक कुशलता से चलते हैं। समय के साथ इससे एक शक्तिशाली लॉक इन प्रभाव पैदा हुआ। डेवलपर्स स्वाभाविक रूप से उसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं जो सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा प्रदर्शन देता है। एनवीडिया ने रोबोटिक्स और सिमुलेशन के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। ओमनीवर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एनवीडिया कंपनियों को डिजिटल ट्विन्स यानी फैक्ट्रियों, वेयरहाउसों, शहरों और रोबोट्स की वर्चुअल प्रतिकृतियां बनाने की सुविधा देता है। ये सिमुलेशन एआई सिस्टम्स को असली दुनिया में लागू होने से पहले वर्चुअल वातावरण में सीखने का मौका देते हैं। इससे लागत, जोखिम और विकास का समय काफी हद तक कम हो जाता है। स्वायत्त वाहन, वेयरहाउस रोबोट्स और औद्योगिक ऑटोमेशन सिस्टम्स को अब पहले एनवीडिया संचालित सिमुलेशनों के अंदर प्रशिक्षित किया जाता है। हेल्थ केयर में एनवीडिया के GPU अब मेडिकल इमेजिंग, जीनोमिक्स और दवा खोज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एनवीडिया हार्डवेयर पर चलने वाले एआई मॉडल स्कैन को इंसानी रेडियोलॉजिस्ट्स से भी तेजी से विश्लेषित कर सकते हैं, ऐसी पैटर्न पहचान सकते हैं जो मानव आंख से अदृश्य हैं और आणविक इंटरेक्शन का सिमुलेशन करके नई दवाओं की खोज को तेज कर सकते हैं। जो काम पहले वर्षों में होता था अब महीनों या यहाँ तक कि हफ्तों में भी किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है संप्रभु एआई। सरकारें अब यह समझने लगी हैं कि एआई क्षमता एक राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा या रक्षा। देश अपनी खुद की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता से बचा जा सके। एनवीडिया खुद को दुनिया भर की सरकारों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तटस्थ आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे वह निजी कंपनियों से आगे जाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। एनवीडिया की वृद्धि ने वैश्विक भू राजनीति को भी बदल दिया है, क्योंकि उन्नत एआई चिप्स इतनी शक्तिशाली हैं, अब उन पर निर्यात नियंत्रण और नियम लागू हो गए हैं। इससे एनवीडिया की चिप्स दुनिया की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बन गई हैं। अब पूरी राष्ट्रीय रणनीतियां एनवीडिया हार्डवेयर तक पहुंच को एआई प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण कारक मानती हैं। वित्तीय दृष्टि से एनवीडिया का व्यापार मॉडल बेहद असामान्य है। इसके मार्जिन सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि मांग लगातार आपूर्ति से अधिक रहती है। एआई डेटा सेंटर्स ग्राहकों के लिए इतने लाभकारी हैं कि एनवीडिया हार्डवेयर की लागत लगभग अप्रासंगिक हो जाती है। जब एक ही एआई मॉडल अरबों का मूल्य उत्पन्न कर सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खर्च करना उचित लगता है। यही आर्थिक वास्तविकता एनवीडिया के विस्फोटक मूल्यांकन वृद्धि को प्रेरित करती है। एनवीडिया को प्रतिस्पर्धियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि यह एक साथ कई समय क्षितिजों पर काम करता है, जबकि प्रतिस्पर्धी अगली उत्पाद श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एनवीडिया उन तकनीकों में निवेश करता है जिनका लाभ 10 या 15 वर्षों तक भी नहीं मिल सकता। क्यूडा इसका एक उदाहरण था। ओमनीवर्स और एआई नेटिव कंप्यूटिंग अन्य उदाहरण हैं। जेनसन हुआंग अक्सर एनवीडिया को एक ऐसी कंपनी के रूप में वर्णित करते हैं जो भविष्य का निर्माण करती है और उसके आने का इंतजार करती है। यह दीर्घकालिक सोच एनवीडिया की संस्कृति में भी झलकती है। इंजीनियरों को उत्पादों के बजाय प्रणालियों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और एआई मॉडल को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम स्तरीय सोच दोहराना बेहद कठिन है और यही एनवीडिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक ताकतों में से एक है। जैसे जैसे एआई हर उद्योग, शिक्षा, वित्त, कानून, मनोरंजन, विनिर्माण में फैलता जा रहा है, तेज कंप्यूटिंग की मांग केवल बढ़ेगी। केवल सीपीयू आधुनिक एआई के पैमाने को संभाल नहीं सकते। समानांतर प्रोसेसिंग अब विकल्प नहीं बल्कि आधारभूत आवश्यकता बन गई है और समानांतर कंप्यूटिंग में एनवीडिया सभी से कई साल आगे है। जैसे जैसे एआई हर उद्योग, शिक्षा, वित्त, कानून, मनोरंजन, विनिर्माण में फैलता जा रहा है, तेज कंप्यूटिंग की मांग केवल बढ़ेगी। केवल सीपीयू आधुनिक एआई के पैमाने को संभाल नहीं सकते। समानांतर प्रोसेसिंग अब विकल्प नहीं बल्कि आधारभूत आवश्यकता बन गई है और समानांतर कंप्यूटिंग में एनवीडिया सभी से कई साल आगे है। अधिकांश लोगों के लिए एनवीडिया अदृश्य ही रहता है। जब आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं तो आपको इसका लोगो दिखाई नहीं देता। जब कोई एआई टेक्स्ट लिखता है या इमेज बनाता है तो आप जीपीयू के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इन सभी अनुभवों के पीछे एनवीडिया का हार्डवेयर चुपचाप बड़े पैमाने पर काम कर रहा होता है। यही बात एनवीडिया की कहानी को इतना असाधारण बनाती है। यह कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचती है।
यह एक ऐसी कंपनी है जो सब कुछ के नीचे चुपचाप भविष्य को शक्ति देती है, जबकि दुनिया सतह पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे जैसे एनवीडिया का प्रभाव बढ़ा, कुछ और भी दिलचस्प होने लगा। पूरे उद्योग खुद को एनवीडिया की आर्किटेक्चर के इर्द गिर्द फिर से ढालने लगे। बजाय इसके कि एनवीडिया बाजार के अनुसार खुद को ढाले, बाजार ने खुद को एनवीडिया के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। एआई शोधकर्ता मॉडल इस सोच के साथ डिजाइन करने लगे कि वे एनवीडिया जीपीयू पर चलेंगे। विश्वविद्यालयों ने क्यूडा को एक मानक कौशल के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टअप्स अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना पहले दिन से ही एनवीडिया हार्डवेयर को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तकनीकी इतिहास में इस तरह का इकोसिस्टम ग्रेविटी बेहद दुर्लभ है। एनवीडिया के सबसे बड़े रणनीतिक कदमों में से एक था यह परिभाषित करना कि असल में कंप्यूटर क्या है। परंपरागत रूप से कंप्यूटर का मतलब होता था कि केंद्र में सीपीयू हो और बाकी सब कुछ उसे सपोर्ट करता हो। एनवीडिया ने इस विचार को पलट दिया। आधुनिक एआई सिस्टम्स में जीपीयू केंद्र में होता है और सीपीयू केवल उसे डेटा पहुंचाने का काम करता है। यह बदलाव सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर लिखने का तरीका, डेटा सेंटर्स की डिजाइन और प्रदर्शन मापने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। एनवीडिया ने सिर्फ तेज चिप्स नहीं बनाए, बल्कि कंप्यूटिंग की परिभाषा ही बदल दी। एनवीडिया का एक और शक्तिशाली लाभ है उनकी नवाचार की गति। कंपनी एक निरंतर रिलीज चक्र का पालन करती है, जिसमें एम्पियर, हॉपर और उससे आगे जैसी नई आर्किटेक्चर लॉन्च की जाती है, जो सामान्य कंप्यूटिंग के बजाय खास तौर पर एआई वर्कलोड्स के लिए डिजाइन की गई हैं। ये आर्किटेक्चर केवल क्रमिक अपग्रेड नहीं है, ये दक्षता, मेमोरी बैंडविड्थ और पैरेललिज्म में जबरदस्त छलांग है। हर पीढ़ी एनवीडिया और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच का अंतर और बढ़ा देती है। एनवीडिया ने यह भी जल्दी समझ लिया था कि मेमोरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कंप्यूट। एआई मॉडल्स को सिर्फ कच्ची प्रोसेसिंग पावर की ही जरूरत नहीं होती, उन्हें बेहद तेजी से विशाल मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इसी वजह से एनवीडिया ने हाई बैंडविड्थ मेमोरी और उन्नत इंटरकनेक्ट्स में भारी निवेश किया। एनवीडिया के प्रभुत्व का एक और मुख्य कारण है सही समय। एआई का विस्फोट एक रात में नहीं हुआ था। ये डेटा की उपलब्धता, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर में दशकों की क्रमिक प्रगति का परिणाम था। एनवीडिया ने खुद को इन तीनों के सटीक संगम पर स्थापित किया। जब एआई की लहर आखिरकार आई, तब एनवीडिया पहले से ही किनारे पर पूरी तरह तैयार खड़ा था, जबकि बाकी लोग अभी अपनी नावें बना रहे थे। जनरेटिव एआई में एनवीडिया की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बड़े भाषा मॉडल, इमेज जनरेटर, वीडियो सिंथेसिस सिस्टम और वॉइस मॉडल, इन सभी को विशाल पैमाने पर समानांतर गणना की आवश्यकता होती है। इन मॉडलों को जीपीयू के बिना प्रशिक्षित करना लगभग असंभव होता। यहाँ तक कि इन्फेरेंस यानी मॉडल के प्रशिक्षण के बाद उसका उपयोग भी तेज और किफायती बनाने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। एनवीडिया इस समीकरण के दोनों पहलुओं पर हावी है। एक और कम झात तथ्य यह है कि एनवीडिया वैज्ञानिक अनुसंधान में भी शामिल है। जलवायु मॉडलिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फ्यूजन सिमुलेशन और जीनोमिक्स, इन सभी में एनवीडिया के जीपीयू का उपयोग किया जाता है। दुनिया की कुछ सबसे जटिल वैज्ञानिक समस्याओं का अब एनवीडिया संचालित सुपर कंप्यूटरों की मदद से अध्ययन किया जा रहा है। इससे एनवीडिया केवल एक टेक कंपनी नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की आधारशिला बन जाता है। एनवीडिया को एक शक्तिशाली फीडबैक लूप का भी लाभ मिलता है। जैसे जैसे अधिक एआई मॉडल एनवीडिया हार्डवेयर पर बनाए जाते हैं, एनवीडिया को वास्तविक दुनिया के वर्कलोड्स के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। यह जानकारी सीधे अगली पीढ़ी के चिप्स और सॉफ्टवेयर के डिजाइन में शामिल की जाती है। इससे एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र बनता है, जिसमें हर नई पीढ़ी पिछली की तुलना में वास्तविक उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के और अधिक अनुरूप होती है। जो बात एनवीडिया को पारंपरिक सेमीकंडक्टर कंपनियों से वास्तव में अलग बनाती है, वह यह है कि यह चिप्स बेचने के नजरिए से नहीं सोचती, यह परिणामों को सक्षम करने के नजरिए से सोचती है। चाहे परिणाम स्वायत्त ड्राइविंग हो, चिकित्सा में नई खोजें हों, यथार्थवादी वर्चुअल दुनिया हो या बुद्धिमान रोबोट हो, एनवीडिया बुनियादी प्लेटफॉर्म बनाती है और दूसरों को उस पर मूल्य सृजित करने देती है। इससे एनवीडिया को प्रतिस्थापित करने योग्य नहीं, बल्कि अनिवार्य बना देता है। यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी भी एनवीडिया के बाजार को परिभाषित करने में संघर्ष करते हैं। क्या यह एक चिप कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, एक एआई प्लेटफॉर्म कंपनी? इन सभी का उत्तर हाँ है। यही अस्पष्ट पहचान एनवीडिया को सीधे चुनौती देने के लिए किसी भी एकल प्रतिस्पर्धी के लिए बेहद कठिन बना देती है। जैसे जैसे एआई मॉडल बड़े और अधिक जटिल होते जा रहे हैं, दक्षता की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षण लागत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
प्रदर्शन प्रति वॉट और प्रदर्शन प्रति डॉलर पर एनवीडिया का फोकस इसे यहाँ जबरदस्त बढ़त देता है। कंपनियां केवल शक्ति नहीं चाहती, वे ऐसी शक्ति चाहती हैं जो बड़े पैमाने पर टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। इस सब के पीछे जेनसन हुआंग की नेतृत्व दर्शन है। वह बार बार सहनशीलता, दीर्घकालिक सोच और जटिलता को अपनाने पर जोर देते हैं। एनवीडिया अल्पकालिक रुझानों के पीछे नहीं भागती, यह विचारों को जल्दी अपनाती है, गहराई से निवेश करती है और धैर्यपूर्वक दुनिया के साथ आने का इंतजार करती है। जब दुनिया आखिरकार साथ आती है तब तक एनवीडिया पहले ही वर्षों आगे निकल चुकी होती है। इस बिंदु पर एनवीडिया अब केवल एआई की लहर पर सवार नहीं है, यह खुद लहर की दिशा को आकार दे रही है। एनवीडिया आज जो उपकरण, प्लेटफॉर्म और मानक स्थापित कर रही है, वे अगले दशक और उससे आगे के लिए एआई के निर्माण और तैनाती का तरीका तय करेंगे। और यहीं पर यह कहानी वास्तव में एकजुट होती है। एनवीडिया की यात्रा केवल चिप्स, एआई या बाजार मूल्य के बारे में नहीं है, यह उस भविष्य को देखने के बारे में है जो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जब दुनिया सीपीयू पर केंद्रित थी, तब एनवीडिया ने जीपीयू पर दांव लगाया। जब जीपीयू को केवल गेमिंग टूल्स के रूप में देखा जाता था, तब एनवीडिया ने उन्हें वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए तैयार किया। जब एआई अभी भी एक अकादमिक विचार था, तब एनवीडिया ने चुपचाप स्यूडा और वह पूरा इकोसिस्टम बनाया जिसकी एआई को वास्तविकता बनाने के लिए जरूरत थी। और जब एआई का विस्फोट आखिरकार आया, तब एनवीडिया को अनुकूलन के लिए भागना नहीं पड़ा, वह पहले से ही तैयार थी। एनवीडिया को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि वह कोई एकल उत्पाद नहीं बेचती, वह संभावनाएं बेचती है। एआई में हर नई खोज, हर स्वायत्त प्रणाली, हर बुद्धिमान रोबोट, हर वर्चुअल दुनिया और हर अगली पीढ़ी का डेटा सेंटर एनवीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। अधिकांश लोग कभी भी सीधे एनवीडिया का उत्पाद नहीं छुएंगे, फिर भी उनका भविष्य एनवीडिया के हार्डवेयर पर चलेगा। इसी वजह से एनवीडिया ने वे मुकाम हासिल किए जो कभी असंभव लगते थे, ना तो प्रचार के कारण, ना ही किस्मत के कारण, बल्कि दशकों की अनुशासित दीर्घकालिक सोच के कारण। जब दूसरे तिमाही नतीजों के पीछे भाग रहे थे, एनवीडिया ने बुनियाद में निवेश किया। जब दूसरे लोग आज जो काम कर रहा है उसकी नकल कर रहे थे, एनवीडिया ने कल जो मायने रखेगा उसकी तैयारी की। एनवीडिया की कहानी से सबसे बड़ा सबक यह है, तकनीकी क्रांतियां तब शुरू नहीं होती जब दुनिया उन्हें देखती है, वे कई साल पहले चुपचाप शुरू होती हैं। जब तक हर कोई एआई के बारे में बात करता है, असली विजेता पहले ही तय हो चुके होते हैं। एनवीडिया ने यह बात सबसे पहले समझ ली थी और जैसे जैसे एआई हर उद्योग को नया आकार दे रहा है, एक सच्चाई स्पष्ट होती जा रही है। भविष्य उन लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता जो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो पहले से तैयारी करते हैं। यही है एनवीडिया की असली ताकत। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या सोचने का एक नया नजरिया दिया, तो इसे साझा करना सार्थक था। हम आपके लिए सच में उपयोगी और अर्थपूर्ण सामग्री लाने के लिए बहुत ध्यान और शोध करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो के जरिए सीखना और आगे बढ़ना पसंद है, तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।